हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम एग्रीकल्चर की एक नई सीरीज जो कि नए तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा संग्रह है जो कि आपको कहीं ना कहीं एग्जामों में देखने ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो कृषि के छात्रों के लिए मोस्ट आईएमपी आज नया कुछ मटेरियल जो है आपके पास लाया हूँ। तो बच्चों देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका, है ना। तो बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इनको हम पढ़ते हैं आगे। देखिए जैसे कि सुपर गेहूँ, मतलब कि सुपर वीट गेहूँ अनुसंधान निर्देशालय WDR करनाल हरियाणा द्वारा गेहूं की किस्मों में 15 से 20% उपज में बढ़ोतरी लाई गई, जिसे सुपर गेहूं के नाम से जाना जाता है। तो समझ पाए होंगे आप कि हम सुपर गेहूं किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब 15 से 20% उपज में बढ़ोतरी जिस किस्म से लाई हो तो उसे हम क्या नाम देंगे? सुपर गेहूं के नाम से जानेंगे। अब एक चीज़ हम जानते हैं, ट्रांसजेनिक पादप क्या होता है। ट्रांसजेनिक पादप क्या होता है? तो बच्चों पौधों की आनुवांशिक संरचना अर्थात जीन में बदलाव लाने आनुवांशिक रूपांतरण पादप मतलब द्वारा जब जीन में क्या होता है, बदलाव लाया जाता है, तो उसी को हम ट्रांसजेनिक पादप के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं परंपरागत पौधों की किस्मों में एक से अधिक अतिरिक्त जीन जो मनुष्य के लिए लाभदायक हो, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृत्रिम रूप से पौधों में डाली जाती है, जैसे बीटा कपास, बीटा बैगन, बीटा तंबाकू, बीटा मक्का, रूपांतरित सोयाबीन, रूपांतरित सरसों एवं सुनहरा धान। तो इसके आगे देखते हैं, विश्व की जो पहली ट्रांसजेनिक फसल थी बच्चों, वो थी तंबाकू। क्या थी? ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू, जो 1987 में इसे किया गया। विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उगाने में USA का पहला स्थान है। ठीक है, ब्राज़ील का 25% और अर्जेंटीना 15%। भारत का चौथा स्थान है ना, भारत चौथे नंबर पे है 7%, और चीन का छठवां स्थान है 2% ट्रांसजेनिक फसल उगाता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में सोयाबीन का प्रथम स्थान है 50% जगह पे, जो कि इसके बाद मक्का 23% जगह पे और कपास 14%, क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान में ये मक्का और कपास है। विश्व में ट्रांसजेनिक फसलों का उत्पादन सबसे अधिक शाकनाशीरोधी जीनों के लिए किया जाता है। 1996 में ट्रांसजेनिक फसलों का कुल क्षेत्रफल 1.5 मिलियन, लगभग 1.7 मिलियन हेक्टेयर था, जो 2016 में बढ़कर 181.5 मिलियन हेक्टेयर हो गया। अब आगे की बात पढ़ते हैं। भारत में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में बीटा कपास उगाई जाती है, जिसका सबसे अधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। बीटी कपास, बीटी कॉटन, अमेरिका कपास के पौधों में बेसिलस थ्यूरिएनजेनेसिस नामक मृदा बैक्टीरिया के जीन प्रौद्योगिकी द्वारा कपास के पौधों में डाला गया है, जिसे बीटी कपास कहते हैं। अब ये आप याद ज़रूर रखेंगे। आगे देखते हैं, बीटी कपास में बेसिलस थ्यूरिएनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया के क्रिस्टल प्रोटीन पाए जाते हैं, जो डेल्टा एंडोटॉक्सिन पैदा करते हैं, जो कपास को उसकी प्रमुख लटों के प्रकोप से बचाता है ना। इसके आगे देखते हैं हम, विश्व में सर्वप्रथम बीटी कपास की व्यापारिक खेती 1996 में शुरू हुई। बीटी कपास की सर्वप्रथम खेती 1996 में शुरू हुई। बीटी कपास की प्रथम पीढ़ी के लिए जिम्मेदार केवल CRY1AC जीन थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मैंने बताया जो याद रखने योग्य हैं और इम्पॉर्टेंट है ना। अब आगे देखते हैं, हम गोल्डन राइस समझते हैं। क्या है भाई गोल्डन राइस? गोल्डन राइस आनुवांशिक रूपांतरित धान है। ठीक है, तो आनुवांशिक रूपांतरित धान है, इसमें बीटा कैरोटीन की अधिकता, काय की अधिकता? बीटा कैरोटीन की अधिक बढ़ाने वाली जीन डाली जाती है, जिसमें गोल्डन राइस की किस्म में विटामिन A की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसमें क्या? बीटा कैरोटीन की अधिक
अधिकता बढ़ाने के लिए जीन डाली जाती है, जिसमें गोल्डन राइस की किस्मों में हम देखते हैं कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में गोल्डन राइस में पाया जाता है। याद रखेंगे, ये याद रखने योग्य चीज़ें हैं। सुपर राइस की बात कर लेते हैं। जो सामान्य राइस होता है, ठीक है, जो सामान्य धान होता है, उससे 25% अधिक उपज देने वाली जो किस्म का आविष्कार किया गया है, उन्हें ही हम सुपर राइस के नाम से जानते हैं। और सुपर राइस का जो आविष्कार किया है डॉक्टर गुरुदेव खुश, इनका नाम IRRI मनीला फिलीपींस में विकसित किया। ठीक है, तो सुपर राइस को किसने दिया, अगर आया है या पूछ लेता है तो आपको गुरुदेव सिंह खुश का नाम आपको याद रखना होगा। आगे हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड धान की, है ना। हाइब्रिड धान की बात करते हैं तो हाइब्रिड धान, विश्व में सबसे पहले हाइब्रिड धान चीन में 1974 में प्रोफेसर लोंग पिंग यान द्वारा विकसित किया गया। इसलिए लोंग पिंग यान को हाइब्रिड धान का पितामह हम मानते हैं। इसलिए लोंग पिंग यान हाइब्रिड धान के पितामह हैं। चीन के बाद हाइब्रिड धान विकसित करने वाला भारत दूसरे स्थान पर है। सबसे पहला स्थान हाइब्रिड धान को देने वाला चीन है। उसके बाद में द्वितीय स्थान की बात करें तो वह भारत है। भारत में संकर धान के पितामह कौन है, तो भारत में संकर धान के पितामह E.A. सिद्दगी कहलाते हैं भारत में। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो रही हैं कि भाई विश्व में धान के हाइब्रिड धान के पितामह लोंग पिंग यान हैं और भारत में E.A. सिद्दगी कहलाते हैं। भारत में विकसित हाइब्रिड धान की प्रथम किस्म कौन सी है, तो भारत में जो विकसित धान है, भारत में विकसित धान की प्रथम किस्म जो हाइब्रिड धान है उसकी प्रथम किस्म है MGR1 CORH1। ठीक है, ये जो है भारत में हाइब्रिड धान की पहली किस्म है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिड सरसों की बात कर लेते हैं। तो हाइब्रिड सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म NRC HB 506 है। जो ये मुख्य किस्म है वो सेवत भरतपुर द्वारा 2009 में विकसित की गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवत भरतपुर में है, जो 20 अक्टूबर 1998 में ICAR के अधीन स्थापित हुआ, जो सन 2009 में डायरेक्टरेट रिसर्च ऑफ मस्टर्ड एवं रेपसीड में तब्दील हुआ। ठीक है, तो ये मुख्य बातें मैंने आपको समझाया है। ज़रूर वीडियो को सेकंड बार देखें जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कृषि वैज्ञानिक का योगदान, कृषि वैज्ञानिक कुछ हैं जिनका योगदान किस किस प्रकार से हुआ, ये वो बातें को हम देखेंगे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, जो हरित क्रांति के भारत में इनको जनक हम मानते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन गेहूं विशेषज्ञ इनको बोलते हैं हम, जो गेहूं प्रजनन वैज्ञानिक हैं। भारत में हरित क्रांति इन्हीं के द्वारा लाई गई, अतः इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक हम मानते हैं। इनको विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार 1987 में FAO द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल की बोनी किस्म के कारण 1966-67 में आई थी। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं, बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन बन के इससे आ जाता है। बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक वर्गीस कुरियन, ये श्वेत क्रांति के पितामह के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, इन्होंने 1970-96, ठीक है, 1970 से 1996 तक 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड योजना चलाई। 1970 से 1996 में 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड योजना चलाई। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को इसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मिल्क डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है इनके जन्मदिन के अवसर में। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं जो फैक्ट आपके क्वेश्चन बन के जरूर आ सकते हैं। ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB आनंद गुजरात के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इन्हें दूसरा विश्व खाद्य पुरस्कार जो 1979 हाँ, तो 1979 में इनको खाद्य पुरस्कार मिला था बच्चों। ठीक है, अब वर्गीस कुरियन की बातें हुई, इसके आगे हम डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलॉग, बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक, जो ये विश्व में हरित क्रांति के पितामह के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1970 में मिला था। ये अमेरिकन व्हीट साइंस थे जो सिमिट मैक्सिको में कार्यरत थे। ठीक है, तो इनको विश्व के हरित क्रांति के जनक के रूप में हम जानते हैं।
ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। डॉक्टर एस के वसल की बात कर लें हम तो ये CIMMYT मैक्सिको में मक्का वैज्ञानिक के नाम से हम इनको जानते हैं। मक्का वैज्ञानिक कौन हैं? तो डॉक्टर SK वसल हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तथा इसको क्वालिटी प्रोटीन मक्का OPM के नाम से के लिए सन 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने मक्का में ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन एमिनो अम्ल की मात्रा बढ़ाने वाले जीन की खोज एवं मक्का की किस्मों में इनकी प्रतिशत मात्रा बढ़ाई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि मक्का में ट्रिप्टोफैन और लाइसिन एमिनो अम्ल की मात्रा बढ़ाने वाले जीन को खोजा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो मोस्ट IMP हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डॉक्टर KL चड्ढा। ये फल वैज्ञानिक थे, पोमोलॉजिस्ट। ठीक है, इसको सुनहरी क्रांति के पितामह या आधुनिक उद्यानिकी के पितामह कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर RS परोदा, ये ICAR में चारा वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तथा ICAR के महानिर्देशक DG भी रहे हैं। वर्तमान में हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष एवं ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस TAAS के चेयरमैन हैं। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं डॉक्टर AS फरोदा। ये कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के प्रथम कुलाधिपति थे एवं कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के चेयरमैन भी रहे हैं। हरित क्रांति शब्द WS गॉड, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन बन के आ जाता है कभी कभी। जो हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो WS गॉड, ठीक है, WS गॉड द्वारा 1967-68 में दिया गया था। मोस्ट IMP क्वेश्चन। सतत हरित क्रांति शब्द डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने दिया था। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया हूँ, जो आप वीडियो को 2 बार ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, और बच्चों इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं करें अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।